Hello everyone, this is Shaji. Welcome you to my YouTube channel Biology Bursted. In today's lecture, we start the chapter Cell Cycle and Cell Division. ये चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने देखा होगा, पता है आप लोगों को कि सेल क्या कहते हैं, सेल क्या होता है। हमें सेल के बारे में पता है कि सेल एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। सेल के बारे में हमें पता है कि सेल की जो डिस्कवरी की हम बात करते हैं, सेल की डिस्कवरी जो डेड सेल था या जो इसकी जो डिस्कवरी है वो हमें पता है कि रॉबर्ट हुक ने की। देन हमें ये भी पता है कि एंटोइन वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, स्पर्म सेल को डिस्कवर किया एंड सो ऑन। फिर जब हम सेल के बारे में पता होता है तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी apparatus, राइबोसोम, लाइसोसोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। देन उसके बाद हमें पता होता है कि टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, जैसे कि हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल, देन यूकैरियोटिक सेल, है ना। ये है प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। देन हमारे पास सेल के ये टाइप्स हो गए। देन सेल के नंबर के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास यूनिसेलुलर सेल है जो एक सेल का बना होता है, या फिर मल्टी सेलुलर सेल है, मल्टी सेलुलर है ऑर्गेनिज्म है, या फिर एक सेल जो यूनिसेलुलर जो एक सेल का बना हो, मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हो ऑर्गेनिज्म। उन सब के बारे में हमने देख लिया है। तो अब हम ये पढ़ना चाहते हैं कि सेल जो है, सेल के बारे में हमें चीज़ें पता चल गई। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि सेल की साइकिल क्या होती है, सेल में ग्रोथ कैसे होता है, सेल डिवाइड कैसे होता है, उसके बारे में हम इसमें जानना चाहते हैं, तो जो कि हम आगे देखेंगे। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि सेल साइकिल का जो ये डेफिनेशन है ये क्या होता है। सेल साइकिल अगर हम कहते हैं तो वो एक जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, जो कि ये एनसीईआरटी का डायग्राम है उसका ही डेफिनेशन है कि अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो कि किस की चीज़ में, फॉर्मेशन ऑफ सेल, सेल के बनने से लेके उसके डिवाइड विभाजन होने में और जाके वो डॉटर सेल में बन जाए, उस इवेंट को हम कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है। अब जब सेल डिवाइड हो रहा है तो उससे पहले क्या होना चाहिए कि सेल जब डिवाइड होगा तो उसका जो मास है वो डबल होना चाहिए। ठीक है। उसके जो कंटेंट है वो सारे डबल होने चाहिए, ताकि डॉटर जो है, जो डॉटर सेल मिले उसके पास बराबर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कंटेंट रहे, जो भी चीज़ें रहें। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं तो सेल साइकिल की एक डायग्राम दे रखी है जिसमें कुछ कुछ चीज़ें लिख रखी है, जैसे कि यहाँ पे एक फर्स्ट स्टेज है G1 है, यहाँ पे G2 है, यहाँ पे सॉरी S है, यहाँ पे G2 है, और ये यहाँ से यहाँ तक में M फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो पूरा पोर्शन है, यहाँ से ये वाला पोर्शन है, इसे क्या कहते हैं, ये जो पोर्शन है इसे क्या कहते हैं। हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी तक आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेल साइकिल कहते किसे। सेल साइकिल मतलब कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है ये बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेट मैनर में होता है। ठीक है। ये बहुत ही कोऑर्डिनेट मैनर में होता है। इसके पीछे सारी चीज़ें सिंक रहती हैं, ताकि जो एरर के चांसेस है ना, वो एरर के चांसेस काफ़ी कम रहें, वेरी लो अमाउंट ऑफ एरर रहे। क्योंकि अगर इसमें चीज़ें सिंक नहीं होंगी या एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप प्रॉपर फॉर्म में नहीं होगा तो यहाँ पे एरर बढ़ जाता है। तो उसके लिए हमें ये जो पूरा इवेंट है काफ़ी सिंक्रोनाइज वे में होता है। ठीक है। अब जो है कि हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ज़्यादातर टाइम जो होता है सेल के डिवाइड करने का, वो जो लग जाता है उसके ग्रोथ फेज में लग जाता है, उसके ग्रो करने में लग जाता है सारा टाइम सेल डिवाइड होने से पहले। और उसके बाद जब वो सेल ग्रो कर लेता है तो वो डिवाइड हो जाता है। अब इसे बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप समझिए ऐसे कि हमें सेल डिवीज़न की ज़रूरत कैसे पड़ी, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसे ये देखिए कि हमें पता है कि जो एक ह्यूमन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ह्यूमन का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो ह्यूमन में जो बनता है, क्या बनता है? ज़ाइगोट बनता है। ठीक है। ज़ाइगोट किसका बना होता है? ज़ाइगोट बना होता है भाई मेल और फीमेल के गैमेट से मिलके बना होता है। ठीक है। मेल फीमेल के गैमेट मिलेंगे, ज़ाइगोट बन जाएगा। अब जब ज़ाइगोट बन जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है, जब ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग, तो ये ज़ाइगोट जो है वो एक सेल का बना होता है, एक सेल का बना होता है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो तो भाई ट्रिलियन ऑफ सेल का बना हुआ है ना? ये ह्यूमन बीइंग तो ट्रिलियन सेल का बना हुआ है। तो जब ये ज़ाइगोट से जब ह्यूमन बीइंग बनता है और उसमें क्या होता है भाई, सेल डिवाइड होता है। ज़ाइगोट एक बन गया हमारे पास, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे हाँ, ठीक है, ये ज़ाइगोट बन चुका है। ज़ाइगोट से जब ये एक एक अडल्ट बनेगा हम,
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सेल डिवीजन, यहाँ पे होता है सेल डिवीजन। ठीक है, अब ज़ाइगोट से फिर हम आगे स्टेप जब बढ़ते हैं तो ज़ाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, बनेगा एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता है कि कैसे बनता है। यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ है वो बताने का है कि यहाँ पे जब ज़ाइगोट डेवलप होता है तो वहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस होने लगता है। अब भाई ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है, यहाँ पे जो लिख रखा है मैंने, ये रहा। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है? ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं कि ऑर्गन का फॉर्मेशन होना डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, तो उसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहने लगते हैं। ठीक है, ये इससे हम ये कह सकते हैं कि जो सारी ऑर्गेनिज्म है, ये कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन है वो, या एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल से बना होता है, देन फर्दर डिवाइड करके आगे जाके वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है क्लीवेज। क्लीवेज कहने का मतलब है कि अगर एक सेल है, वो सेल डिवाइड करने लगेगा, एक सेल से दो सेल बनेगा, दो से तीन, दो से चार बनेंगे, ये डॉटर सेल में बनते हैं। इस तरह के जो डिवीजन है इसे हम कहते हैं माइटोसिस। ठीक है, अब हम इसे कहते हैं माइटोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो साइज ऑफ द सेल है वो नहीं बढ़ता है। अगर हम जो जाइगोट की बात कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि साइज ऑफ द सेल नहीं बढ़ रहा है, साइज डू नॉट इंक्रीज। यहाँ पे लिख भी रखा है कि साइज डू नॉट इंक्रीज बट नंबर इंक्रीज। ये एक डिवीजन है जिसको हम माइटोसिस कहते हैं, जिसमें साइज नहीं बढ़ता है, नंबर बढ़ने शुरू कर जाता है। और एक सिंगल जो सेल है वो डिवाइड करता है, वो मल्टीसेलुलर कंडीशन को फॉर्म करता है और अलाउ अलाउ करता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने पढ़ा अभी तक चीजें समझी कि सेल डिवाइड कर रहा है, एक सेल से दो सेल डिवाइड कर रहा है, तो भाई जब डिवाइड कर रहा है सेल तो वो ग्रोथ भी कर रहा है। जब डिवाइड कर रहा है तो ग्रो कर रहा है ना भाई, कि वो अपने आप को ग्रो कर रहा है फिर उसके बाद डिवाइड कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सेल अपने आप में डिवाइड कर जाएगा। सेल को डिवाइड करने से पहले जो जो ये स्लाइड है, पहले हम ये देख लेते हैं कि सेल को डिवाइड करने से पहले क्या है, कि सेल जो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जो दे रहा है वो किस फेज में दे रहा है, वो ग्रोथ करने में दे रहा है। वो सेल ग्रो करेगा, अपने आप को मैच्योर करेगा, देन उसके बाद जो है वो डिवाइड कर जाएगा। और जो डिवाइड करने में है ना, वो काफी लेस टाइम देता है सेल, डिवाइड करने में कम लगता है। अब अगर सपोज करो कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो जो मेजर पोर्शन है मोर देन 90% समथिंग, वो जो सेल अपना टाइम दे रहा है वो किस चीज में दे रहा है, वो ग्रोथ में दे रहा है ना। वो अपना मेजर पोर्शन सेल ग्रोथ में दे रहा है और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये है। देन अभी तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली कि हमें सेल डिवीजन की ज़रूरत क्यों पड़ी। सेल डिवीजन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर हमारे पास जो सिंगल जाइगोट है वो जाइगोट को डेवलप करके एक ह्यूमन एम्ब्रियो के फॉर्म में फर्दर एक अडल्ट बनाना है ह्यूमन के एग्जांपल में, तो वहाँ पे जो बनाने के लिए हमें सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। और जब सेल डिवाइड होगा तो वो ग्रो करेगा, और वो इसलिए हमें सेल डिवीजन की ज़रूरत पड़ी। अब यार यहाँ पे जब हम चीज़ें पढ़ते हैं तो ये एक एनसीईआरटी का है कि ये जो दे रखा है कि हमें ये पता है कि जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है। ठीक है, अभी सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है और उसके बाद हमें एक बहुत ही बड़े लार्ज ऑर्गेनिज्म में बन चुके हैं। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल है। ये जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल है, इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, अगर ये जो ग्रोथ है, जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि सेल का जो मेजर पोर्शन है वो अपने आप को ग्रोथ में देता है। क्या होगा भाई, सेल ग्रो करेगा, एक साइज गेन करेगा। अब सेल ग्रो करने का मतलब है कि सेल मैच्योर हो गया। ठीक है, आपने मैच्योर हो गया, जितना सेल को साइज चाहिए था उसने वो साइज ले लिया, सेल मैच्योर हो गया। अब इससे ज्यादा वो बड़ा नहीं हो सकता साइज में। देन उसके बाद क्या, उसके बाद दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, और ये ग्रोथ एंड डिवीजन का जो पैटर्न है ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। और इसी के, अगर एक सेल है वो वक्त के साथ साथ मैच्योर ग्रो किया, ग्रो करने के बाद वो मैच्योर हो गया, मतलब कि अब इससे ज़्यादा साइज इंक्रीज नहीं कर सकता। अभी साइज इंक्रीज करेगा तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर ये दो दो डॉटर सेल में डिवाइड कर दिया। फर्दर ये सेल जाएगा, ये ग्रोथ करेगा, मैच्योर होगा, देन इसके बाद ये दो सेल में डिवाइड कर जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये जो सेल साइकिल है इसमें क्या होता है कि ये
लाइफ जर्नी है, सिंपल सी बात है। ये एक जर्नी है जिसमें सेल अपने आप को ग्रो करता है, कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहता है और वो डिवाइड करते रहेगा। इसमें जो पैटर्न आता है वो ये आता है कि एक सेल से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128 एंड सो ऑन। ये एक इस तरह से ग्रोथ करते रहता है, ठीक है? तो ये है। अब इस बीच में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमें पता होगा कि अगर ग्रोथ और डिवाइड हो रहा है तो हमें सुना होगा आपने कि एक द डिजीज़ कॉल्ड कैंसर। कैंसर में क्या होता है? कैंसर में भी यही होता है कि सेल के पास जो है वो अनलिमिटेड ग्रोथ करने की कैपेसिटी गेन हो जाती है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि अनकंट्रोल सेल डिवाइड करने लगते हैं और जो ऐसा कहा जाता है कि जो साइंटिस्ट ने कहा है कि जो कैंसर के सेल होते हैं, वो इमॉर्टल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो उन्हें न्यूट्रिशन मिलते रहेगा, तो वो एंडलेसली डिवाइड होते रहेंगे और वो कभी भी स्टॉप नहीं कर पाएँगे। ये तो इसलिए यहाँ पे इसीलिए हमें ये समझना होगा कि मतलब कि सेल को अनलिमिटेडली ग्रोथ नहीं करना होगा। देयर मस्ट बी समथिंग दैट इज़ चेक ऑन द ग्रोथ ऑफ द ऑन द सेल डिवीज़न, जो सेल को डिवाइड करने के लिए जो किसी न किसी चीज़ को ऐसा होना चाहिए होगा, जो कि उसको चेक करेगा कि इस लिमिट के बाद सेल डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है? ये भी यू नो कि कैंसर सेल के पास जो होती है वो एक कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, जो कि वो लूज़ कर देते हैं, जो नॉट कैंसर सेल के पास, बाकी सेल के पास कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, जो कैंसर सेल लूज़ कर देते हैं, कैंसर सेल के पास नहीं होती है। कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन ये कहता है कि अगर एक सेल है, ठीक है? और उसके पास ग्रो करने के लिए इतना इसी मान के चलो ये एक बॉक्स मैं बनाता हूँ, इसी बॉक्स के अंदर ही सेल ग्रो करना है। तो जैसे ये सेल इस बॉक्स के बराबर में ऐसे आएगी ना, ये मान के चलो ये आ गई है, तो इससे ज़्यादा वो ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि उसने देखा कि उसके जो ये साइड हैं ये किसी से कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं, यहाँ भी साइज़ किसी से कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं, ये भी किसी से कॉन्टैक्ट में आ चुका है, ये भी किसी से कॉन्टैक्ट में आ चुका है। तो ये अब ये कॉन्टैक्ट हो चुका, अब इस अपने जो फर्दर ग्रोथ है इसको इनहिबिट कर देगी। बट कैंसर सेल ये प्रॉपर्टी लूज़ कर देते हैं। भाई वो ग्रो करते जाएँगे, अपने साइज़ बढ़ाते जाएँगे, अपने आप को डिवाइड करते जाएँगे और वो कैंसर हमारी बॉडी में फैल जाता है। खैर, वो तो हम क्लास 12th के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के चैप्टर में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे वो जो कैंसर है वो सेल डिवीज़न से ही लिंक्ड है, इसलिए मैंने ये टर्म आपको या यहाँ पे थोड़ा-सा रेफ़रेंस के फॉर्म में दे दिया, ठीक है? देन हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाय? अगर मैं कहूँ कि भाई ज़रूरत ही क्यों है हमें सेल डिवाइड करने की? ऐसा तो नहीं है कि सेल अगर साइज़ में बड़ा हो गया तो अच्छी बात है, सेल सेल ने अपना साइज़ ग्रो कर लिया है, तो डिवाइड करने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? बड़ा सेल रहेगा तो सही रहेगा, बट नहीं, ऐसी बात नहीं है। सेल को डिवाइड करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि भाई सेल एक रेशियो मेंटेन करके चलता है। रेशियो क्या होता है? वो और साइटोप्लाज़्मिक वॉल्यूम होता है और न्यूक्लियस वॉल्यूम के बीच में एक रेशियो होता है। वो रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। हम इसे कैसे समझें? हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, अगर सेल ग्रो कर रहा है तो उसके इनसाइड के जो कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म है वो इंक्रीज़ कर जा रहा है, बट उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है नहीं इंक्रीज़ कर रहा है। जो यहाँ पे हमने लिख रखा है, क्या लिख रखा है? सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि बलून ले लेते हैं, ठीक है? ये बलून है, मान के चलो ये बलून है। डायग्राम बहुत अच्छी नहीं है बट स्टिल ये बलून है। अगर ये बलून को हम इसमें हम एयर ब्लो करेंगे तो बलून इस तरह से फूल जाएगा, ठीक? ठीक है। तो ये देखिए, ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर इसके अंदर गया, ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर इसके अंदर गया और ये जो इसके सरफेस एरिया का इंक्रीज़ हुआ, ये वॉल्यूम भी बढ़ा। बट इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जिस जिस प्रोपोर्शन से वॉल्यूम बढ़ा, उस प्रोपोर्शन से सरफेस एरिया नहीं बढ़ा। सॉरी, जिस प्रोपोर्शन से वॉल्यूम बढ़ा, उस प्रोपोर्शन से सरफेस एरिया नहीं बढ़ा। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल जो रेशियो होता है, वो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अब डिस्टर्ब क्यों हो जाता है भाई? कि अगर तो सरफेस एरिया के क्या रूल है, जो सरफेस है, जो सेल के ऊपर का सरफेस है, जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि उसको क्या करता है, वो जो सरफेस एरिया है, वो न्यूट्रिशन को का इंटेक में हेल्प करता है और जो वेस्ट है उसको रिमूवल में हेल्प करता है। वो न्यूट्रिशन इंटेक होगा और वेस्ट को रिमूवल में हेल्प होगा, ठीक है? इस कुछ-कुछ जगहों पे ऑक्सीजन के सप्लाई को भी इंटेक और में हेल्प करता है,
ठीक है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा सरफेस एरिया के मुकाबले, तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन है और वेस्ट रिमूवल ऑफ वेस्ट है, वो प्रॉपर्ली हो नहीं पाएँगी। तो इसके लिए क्या होता है, और ये सारी चीज़ों को कंट्रोल क्या करता है, ये इन सभी चीज़ों को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ये सारी एक्टिविटी न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहती हैं, ठीक है। अब जब साइटोप्लाज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो न्यूक्लियस को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको, कि न्यूक्लियस कैसे उसको कंट्रोल करता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि वो जो एक सेल बहुत बड़ा-सा सेल हो चुका है, वो छोटे-छोटे 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए, ठीक है? डिवाइड हो जाए ताकि उसके अंदर का जो कंट्रोल है, जो बाकी मैकेनिज़्म है, वो न्यूक्लियस के पास रहे और वो सही से उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है? तो ये जो प्रॉब्लम था, जो कि अभी मैंने बताया कि हमारे पास जो सरफेस और वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन कर पाना सही था, नहीं हो पा रहा था, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज़्मिक बैलेंस भी डिस्टर्ब हो चुका था। तो उसके लिए बेहतर क्या है कि सेल डिवाइड कर जाए। जब सेल डिवाइड कर जाएगा, तो वो 2 डॉटर सेल में बन जाएगा, जिसमें सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो भी बराबर रहेगा, और न्यूक्लियोप्लाज़्मिक टू साइटोप्लाज़्मिक वॉल्यूम भी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज़्म वॉल्यूम भी सही रहेगा। ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई हमें? अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं, जो कि एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है, इसमें क्या दे रखा है हम देखते हैं। जो सेल डिवीज़न है, ये बहुत ही, जो फर्स्ट लाइन है एनसीईआरटी की, लाइन बाय लाइन हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उसमें इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेल का डिवाइड कर जाना, ठीक है। सेल डिवीज़न में क्या-क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहले होता है कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, उसके बाद सेल ग्रो करेगा, उसके बाद सेल डिवीज़न टेक प्लेस होगा, ठीक है। सेल सेल डिवीज़न के लिए डीएनए का रेप्लिकेशन ज़रूरी है, सेल का ग्रोथ ज़रूरी है। वो एक सीक्वेंस में है, करेक्ट सीक्वेंस में होगा, ताकि वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो आगे बराबर तरीके से फॉरवर्ड हो सके, ठीक है। और यहाँ पे सेल की जो ग्रोथ की हम बात करते हैं, वो जो बात करते हैं, वो साइटोप्लाज़्म के इंक्रीज़ की बात करते हैं, जो साइटोप्लाज़्म का अमाउंट का इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जो डेफिनेशन है कि यहाँ पे द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय व्हिच अ सेल डुप्लिकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइज द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बस दूसरे टर्म्स में थे, बट मतलब यही है हमारा। ये जो यहाँ पे हमारा है, ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, बोर्ड्स में आ सकता है। 11th में तो बोर्ड्स कुछ जगहों पे होते हैं, और जहाँ होते हैं वहाँ आएगा, और कुछ जगहों पे नहीं होते, तो वहाँ इंटरनल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सेल साइकिल। तो सेल साइकिल है कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, जिसमें अपना सेल का डुप्लीकेशन हो रहा है, जीनोम का जीनोम बढ़ रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है, और बाकी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डेवलप कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि जब वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो सके, तो उसके साथ दोनों चीज़ें हैं वो बराबर बराबर चीज़ों में बट जाएँ। किसी के साथ ऐसा ना हो कि किसी को एक ज़्यादा मिल जाए, किसी को एक कम मिले। बराबर होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये पहले ही पढ़ा है कि सेल जो है, वो इक्वेशनल डिवीज़न होता है, माइटोसिस जो कि इक्वेशनल डिवीज़न होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद, ये तो हमने अभी तक एक बेस समझ लिया कि हमें सेल डिवीज़न की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सेल साइकिल होती क्या है, कैसे-कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, व्हाट आर द इवेंट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट आर द प्रोसेस, क्या इवेंट है, क्या प्रोसेस है कि जिसके हिसाब से सेल अपने आप को डिवाइड करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें क्या है कि सेल के जो डिवीज़न है, उसमें मेजरली हमारे पास 2 फेज़ है। क्या-क्या है? एक जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था, यहाँ पे ये देखिए, कहाँ गया? ये। इसमें 2 फेज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो फेज़ है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये है इंटरफ़ेज़, ये जो ब्लू में रिप्रेज़ेंट कर रहा है, और ये जो है, जो ब्लैक से यहाँ रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ये है एम फेज़ है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इंटरफ़ेज़ क्या होता है, ठीक है? ये रहा। इंटरफ़ेज़ वो फ़ेज़ होता है जहाँ पे सेल अपने आप को ग्रो करता है, ठीक है? और डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करता है, कि यहाँ पे ये मेजर पोर्शन ऑफ द टाइम लेता है सेल साइकिल का, ठीक है? माइटोसिस फ़ेज़ वो होता है, या एम फ़ेज़ या माइटोसिस फ़ेज़ जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं, वहाँ पे एक्चुअल डिवीज़न होता है, जो कि पहले ही मैंने स्लाइड में बताया था कि ये मेजर टाइम लेता है, मेजर पोर्शन ऑफ टाइम इसमें लगता है, इसमें कम वक़्त लगता है, माइनर लगता है, ठीक है? लेस टाइम लगता है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही सारी एक्टिविटी होती है, जितने भी सेल को डिवाइड करने के लिए, देन उसके बाद फिर एम फेज़ में होती है, ठीक है। अब ये इंटरफ़ेज़ जो है, वो टर्म मतलब 2 टर्म से बना हुआ है। वर्ड इंटर मतलब होता है बिटवीन,
मतलब कि किसी दो के चीज़ के बीच में, मतलब दो सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच का जो टाइम रहेगा वो इंटरफेज कहलाता है। अब इंटरफेज भी फर्दर डिवाइड है 3 फेजेस में, 3 सब फेजेस में, जो कि है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज जो पहला फेज है, जो फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं, इसमें सेल अपने आप को ग्रो करता है, अपने आप प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, आरएनए प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन्स और सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ों को वो प्रोड्यूस करता है। एस फेज जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कई दफ़ा आ चुके हैं एस फेज में। एस फेज में क्या होता है कि जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए डबल होता है, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम होता है। डीएनए डबल मतलब कि हमारे पास 2C से 4C डीएनए कंटेंट बढ़ जाते हैं, ठीक है, बट क्रोमोसोम नंबर एन से 2N नहीं, सॉरी 2N से 2N ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 2N से 4N हो जाते हैं, 2N से 2N ही रहते हैं हमारा डीएनए कंटेंट, सॉरी क्रोमोसोम नंबर, और 2C से 4C हो जाता है हमारा डीएनए कंटेंट, ठीक है। अब उसके बाद जो आता है उसकी G2 फेज आता है। G2 फेज क्या होता है कि इसमें फर्दर ग्रोथ फेज है, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, जो कि स्पिंडल फाइबर के बनने के लिए ज़रूरत पड़ते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन है, बाकी सारे जो कि सेल के डिवीजन में हेल्प करते हैं, उसमें ये G2 फेज में डेवलप होते हैं। दिस ऑल्सो फेज दैट इज G0 और G0 फेज, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि सेल साइकिल का पार्ट है भी और नहीं भी है। जनरली हम कंसिडर करते हैं कि वो सेल साइकिल का पार्ट है, बट वो इंटरफेज का पार्ट नहीं है, ठीक है। वो सेल साइकिल में उसे हम काउंट करेंगे, बट वो इंटरफेज में नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। आगे अब ये जो फेज है G1, S, G2 और M, ये जो सेल साइकिल के फेज है जो 4, इसको देने वाले 2 महानतम साइंटिस्ट थे, हॉरोल्ड और पेल। फर्दर इनके बारे में डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे अभी रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बट ये आप ध्यान में रखिएगा, नोट्स बनाइएगा तो आप इसे लिख लीजिएगा कि ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल साइकिल को डिस्कवर किया था। ओके, अब हम बात करते हैं इंटरफेज के बाद एम फेज की। इंटरफेज में हमने पढ़ लिया कि G1, S और G2 फेज होते हैं, और उसमें क्या क्या होता है। इस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है फर्दर ऑन। अब हम बात करते हैं एम फेज में। एम फेज जो है हमारा, एम फेज में 2 चीज़ें होती है। एम फेज में एक पहला तो होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर लेगा, इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब पहले जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद जो है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बन जाएगा सेल के अंदर, देन उसके बाद पूरा का पूरा सेल डिवाइड करेगा। और इसके जो डायग्राम्स हैं वो एनसीईआरटी में है, मैं ऐड कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा अपकमिंग क्लासेस में, ठीक है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि ये लाइन जो लिख रखी है कि डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है, सेल ऑर्गेनेल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द 2 डॉटर सेल इंश्योरिंग दैट ईच सेल रिसीव द कंप्लीटली आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो बात होती है कि दोनों सेल आइडेंटिकल सेल ऑफ क्रोमोसोम रिसीव करें। ओके, फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन में क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि एनसीईआरटी की लाइन है। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद सेल ग्रो करता है, देन डिवाइड करता है। अब ये जो है माइटोसिस जो है वो एसोसिएटेड है ग्रोथ से, एम्ब्रियोजेनेसिस से एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी से। यहाँ पे 2 टर्म डिफाइन हो रहा है जो कि यहाँ पे है। 2 टाइप के डिवीजन होते हैं, माइटोसिस होते हैं और मियोसिस होते हैं। ना लोग, माइटोसिस क्या होता है? सपोज करो हम दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते गिर गए, we run and we fell down, and when we fell down we saw that there is a some sort of scratch in our legs or hand। हमें जख्म हो गया, हमें चोट लग गई। वो चोट देखते हैं कि वक्त के साथ साथ कुछ में हमें ट्रीटमेंट करानी पड़ती है, कुछ है कि अपने ऑटोमेटिकली वक्त के साथ साथ हील होने लगता है। वो जो हीलिंग का काम करते हैं वो करते हैं माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब एक सेल से 2 सेल बनाएगा और उसमें सारी चीज़ें सेम रहेगा। और ये सोमैटिक पोर्शन ऑफ द बॉडी में होता है। सोमैटिक पोर्शन में है जो वहाँ जहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती है, उस पोर्शन ऑफ द बॉडी में माइटोसिस होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है? दूसरा मियोसिस है। ये देखिए, ये यहाँ ये रहा मियोसिस। मियोसिस क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहने का मतलब है कि गैमेट के फॉर्मेशन में, कि कहाँ से कोई मेल गैमेट डेवलप होगा या फीमेल गैमेट डेवलप होगा, इसके बीच का जो ज़रूरी है वो है क्या है? मियोसिस है। क्यों? इसमें क्या है, इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं।
रिडक्शनल डिवीजन कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जो है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अगर हमारे पास 2n क्रोमोसोम है तो ये n जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, से मेल है, ठीक है, मेल से हमारा n आया, ठीक, ये फीमेल है, फीमेल से n आया, इन दोनों ने फ्यूज किया, तो जो जाइगोट बनेगा हमारा ये 2n बनेगा, और एक ह्यूमन बीइंग भी यहाँ पे 2n है। तो ये जो है कि क्रोमोसोम नंबर की जो है वो मेंटेन रहे, ऐसा ना हो कि 2n यहाँ से आया, 2n यहाँ से आया, फिर यहाँ भी दोनों फ्यूज किया, ये 4n बन गया, अब ये फिर अगले जनरेशन में कोई 4n आएगा, यहाँ से 4n आएगा, ये दोनों मिलके 8n बनेंगे, एंड उसके बाद फिर 8n आएगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा तो फिर हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ऐसी तैसी हो जाएगी, चीज़ें खराब होने लगेगी फिर। अब वो तो ह्यूमन बीइंग में तो फिर आप डिटरमाइन करते रहोगे जब से फ्रॉम द टाइम बिगनिंग ऑफ द टाइम कितने सारे जनरेशन आ चुके हैं, और उसमें तो फिर ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए हमें जो लेवल ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए, ये चीज़ें ज़रूरी है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिख रखी है कि ऑन द अदर हैंड मियोसिस अकर ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ताकि गैमेट और स्पोर फॉर्मेशन में हेल्प कर सके। मियोसिस का लिमिटेड ही रोल होता है, क्योंकि जब वो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तभी ये आता है, ठीक है। ये नॉर्मल ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द बॉडी में सपोर्ट नहीं करता है। इसमें सपोर्ट कौन करता है? इसमें माइटोसिस सपोर्ट करता है नॉर्मल ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द बॉडी में, ठीक है। ये हमने देख लिया। देन हम आगे बढ़ते हैं। ओके, जो ये वही चीज़ है जो मैं बार बार समझा रहा हूँ कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है वो एस फेज में होता है, ठीक है। डीएनए का रिप्लिकेशन इस फेज में होता है ताकि जो जीने रिप्लिकेट कर सके और वो अपने बैलेंस को मेंटेन कर सके, ठीक है। और बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक बैलेंस जो है वो, जो कि मैंने बताया आपको, और ये डिवीज़न जो है वो एरर फ्री हो सके, कोई भी चांस ऑफ एरर नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एरर हो जाएगा फिर म्यूटेशन होगा, फिर वो ऑर्गेनिज्म की लाइफ टू डेथ की बात आने लगती है, ट्यूमर का इंडक्शन होने लगता है, ठीक है। नाउ कम टू द फर्दर थिंग्स। जो हमारे 3 प्रोसेस हैं, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, ये बहुत ही कोऑर्डिनेट मैनर में होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक के बाद एक कुछ भी हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट मैनर में होते हैं। इसमें यहाँ पे 2 चीज़ें काम करती हैं, एक सीडीके काइनेज काम करता है, हाँ, ये सीडीके और साइक्लिन काम करता है। हाँ, 2 चीज़ें काम करती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब देखते हैं कि ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र है, ये ऐसे नहीं है कि खुद से हो रखा है। इसके लिए एक जेनेटिक कंट्रोल है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है जो कि डीएनए के साथ अंडरगो करता है और डिटरमाइन करता है कि सेल डिवीज़न कैसे होता है, ठीक है। अब ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये बताता है कि ये जो डीएनए है कितनी टाइम्स में डिवाइड होगा। और ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये साइंटिस्ट का ये मानना है, और ऐसा एक्सपेरिमेंट में भी शो हो चुका है कि ये डीएनए के ये टेलोमेरिक डीएनए पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये टेलोमेरिक डीएनए पे ये प्रेजेंट होता है। अब ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लॉक ये डिटरमाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक जो डीएनए है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएगा। ये इसको कहते हैं सॉरी, ये बायोलॉजिकल क्लॉक ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो सेल है वो अपने आप को डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। उसे जो सेल के डिवीजन है उसे कहते हैं हे फ्लिक लिमिट, जो डॉक्टर लियोनार्ड हे फ्लिक ने अर्ली 1960s में डिवाइड किया था। इन्होंने ये बताया था कि एक सेल के पास अपने आप को डिवाइड करने की एक फिक्स टाइम होता है, और उससे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। यही डिटरमाइन करता है कि हमारे देखा होगा कुछ जगहों पे कि हमने कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो 100 साल तक जीती हैं, और कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो कि फैमिलीज़ के मेंबर जो होते हैं वो अर्ली एज में, मतलब कि उसके 100 के कंपैरिजन में 65-70 या उससे कम एज में डिटरमाइन वो डेथ हो जाती है। ये उनके लाइफ स्पैन ऐसा ही रहता है। अब यहाँ पे जो मैं डेथ की बात कर रहा हूँ वो एक्सीडेंटल डेथ नहीं बात कर रहा हूँ कि समवन इज गोइंग ऑन द रोड एंड हिट बाय अ ट्रक एंड ही और शी मे लॉस हिज लाइफ और हर लाइफ।
नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वो डेथ जिसमें ऑर्गन्स फेल हो पाते हैं, ऑर्गन डीजनरेट करते हैं, या फिर ऑर्गन के पास वो कैपेसिटी नहीं हो पाती है फर्दर अपने आप को होल्ड करने की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसा अभी हमने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं यंग एज की, जब बच्चों की बात करते हैं, उनमें जो है वो ग्रोइंग एज में रहते हैं, तो जितने नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं जिससे सेल डाई, जितने मरते हैं, तो क्योंकि वो ग्रोथ फेज में है। देन हम बात करते हैं अडल्टहुड, जिसमें मैं और आप हैं। इन जनरल इसमें क्या होता है, सेल के जो डेथ के नंबर होते हैं वो इक्वल होते हैं सेल के ग्रोथ के। वो वहाँ पे हमारा ग्रोथ जो होता है सेल के प्रोडक्शन के, सॉरी, वो जो हमारा ग्रोथ है वहाँ पे एक स्टैग्नेंट हो जाता है, एक समान हो जाता है ग्रोथ। ठीक। फिर जब हम बात करते हैं ओल्ड एज में, ओल्ड एज में क्या होता है कि जो कुछ सेल प्रोड्यूस होते हैं और ज़्यादा सेल मरने लगते हैं।